हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2022। मींस इसमें क्या चीज़ें जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, अप्लाई करने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है और अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, फोटो कैसे रिसाइज करेंगे, तो वो सारा हमें क्विक ओवरव्यू देंगे कि कैसे कैसे आप करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़ें। फिर भी मैं जो हाईलाइट पॉइंट है उनको आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की। लोगों को डेट्स के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है। अभी सिर्फ फॉर्म भरने का डेट आया हुआ है। मीन्स आप 11 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट भी 10 अगस्त तक कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ गलतियां रह गई है तो करेक्शन के लिए आपको 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के फिर से ओपन होगा। तो आप 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो डेट्स के रिगार्डिंग है, और बाकी कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कब आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ड्यूरेशन का दिया हुआ है कि 3 घंटे का होगा। तो बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले होते आ रहा है वैसे ही होगा, बट डेट्स इन्फॉर्म नहीं किया गया है। तो जो लोग डाउट है कि टेंटेटिवली क्या डेट हो सकता है, तो उनके लिए बता दूं कि देखिए आपका जब 16 अगस्त तक ये इन्होंने फॉर्म करेक्शन का दिया हुआ है, तो इसके जस्ट इमीडिएटली बात तो होगा नहीं, इसके बाद डेट अनाउंस करेंगे। तो आप ये टारगेट में लेके चल सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा सितंबर स्टार्टिंग से लेके बाद में कभी भी हो सकता है। तो आप अपना एक टारगेट ले लीजिए कि मान लीजिए कि सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है, सितंबर में कभी भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। तो अपना उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और गेस करना कोई मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, पैटर्न की बात करते हैं। तो जो एग्जाम होगा आजकल पता है आप लोगों को सब कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो एग्जाम सीबीटी बेस्ड ही होगा। और जो क्वेश्चंस पैटर्न उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। मीन्स जैसे पार्ट ए में आपका 15 क्वेश्चन करना होता था आउट ऑफ 20, उसी तरह पार्ट बी में 25 करना होता था आउट ऑफ 40, एंड पार्ट सी में 20 करना होता था आउट ऑफ 60। तो ये सब कुछ वही है। निगेटिव मार्किंग और जितना मार्क्स पहले मिलता था उतना ही मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और फेलोशिप आप लोगों को पता होगा कि जेआरएफ के ड्यूरेशन आपको 31,000 मिलता है एंड 10,000 का आपको कॉन्टीजेंसी मिलता है। उसी तरह एसआरएफ के दौरान 35,000 प्लस में 20,000 का कॉन्टीजेंसी मिलता है, और एचआरए जो अप्लीकेबल होगा आपके एरिया में। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, जो पहले से है वही सब कुछ है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इसमें जो एमएससी कर गए हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बस उनको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कैटेगरी वाइज है कि अगर आप जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मिनिमम चाहिए आपके एमएससी में एग्रीगेट। एंड बाकी किसी भी कैटेगरी में है तो मीन्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी तो आपको 50% चाहिए आपके एमएससी में। ठीक है। और जो लोग एमएससी में इनरोल हुए हैं, मीन्स एडमिशन लिए हैं, चाहे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में एडमिशन लिए हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है। और जो लोग मीन्स एमएससी या एमएससी इंटीग्रेटेड में एडमिशन लिए हैं उनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जिसका फॉर्मेट दिया गया है वेबसाइट पे, जो आपको अपने एचओडी से या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड करवाना होगा कि आप करंटली वहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड जो लोग बीएससी ऑनर्स फाइनल कर चुके हैं और एडमिशन लिए हैं, नहीं लिए हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर और स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% फॉर दिस कैटेगरी वाइज। जो मतलब ऊपर लिखा हुआ है वही है। इसमें सिर्फ हाईलाइट ये किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड नेट के लिए नहीं। यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट पोजिंग ओनली बैचलर्स डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर जेआरएफ एंड नॉट फॉर लेक्चरशिप। मीन्स आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या जो भी इसकी इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं कर सकते। उसी तरह उसके इक्विवेलेंट जैसे बीएस बीटेक बी फार्मा हो गया, इसके लिए भी सेम कंडीशन लिखा हुआ है। हाँ, बशर्ते कि आप जब एमएससी में एडमिशन लें तो उसके बाद आपके जो 55% और 50% वाला है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, वो आपको फुलफिल करना होगा। और ये 2 साल के अंदर, अगर 2 साल के अंदर आप ये चीज़ फुलफिल नहीं करते हैं तो आप डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे। उसी तरह आपका एमएससी में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में, तो उसमें वही कंडीशन है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना होगा और एक कंडीशन फुलफिल करना होगा कि मिनिमम 55% और 50% जो भी आपके कैटेगरी में लागू होता है उतना होना चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये रिजल्ट डिक्लेरेशन से काउंट होगा आपका। कुछ लोगों को एज के रिगार्डिंग डाउट है, तो एज के लिए बता दें कि अगर आप लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है।
बट हाँ, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 28 ईयर्स के अंदर ये अप्लाई करना होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। एंड बाकी डिफरेंट कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, मींस एससी एसटी, थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। एंड अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर है तो आपको 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, मींस 28/3/31। मतलब ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 31 ईयर तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट के केस में आप 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एज के लिए यही रिस्ट्रिक्शन है, बट लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज नहीं है, तो आप इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर ध्यान रख लेंगे कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। तो फॉर्म भरते वक्त आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट में जो भी इंफॉर्मेशन, मदर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, स्पेलिंग, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर करेक्टली इंटर करेंगे, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे ही जाएगा। उसमें फॉर्म भरते वक्त आपको एक आइडेंटिटी नंबर भी अपलोड करना है और उसका नंबर भी डालना है। तो उसमें यहाँ पे दिया गया कि वोटर आई कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग डिग्री के लिए क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या लास्ट सेमेस्टर का जो भी मार्कशीट है वो कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो पास कर गए हैं। बहुतों का आता है कि हमारा एमएससी का रिजल्ट निकल गया बट डिग्री अभी तक नहीं मिला है, तो उनको अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल कर सकते हैं या लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अपना अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी जिस कैटेगरी के अंदर है वो उस कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट रखे रहेंगे। यूजुअली सर्टिफिकेट से रिलेटेड लोगों को डाउट ये होता है कि मैंने पिछला साल का था या 2 साल पहले का मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओबीसी एससी एसटी जो भी है, तो क्या मैं उसको अभी यूज कर सकता हूँ? तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेट जो भी ओबीसी वगैरह इशू होता है वो करेंट ईयर के लिए होता है। मीन्स अब 2021 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2021 से लेकर 22 तक वो वैलिड है, इसके बाद वैलिड नहीं है। बट आप फॉर्म यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जब आप फेलोशिप अवेल करेंगे उस टाइम आपको करेंट वाला ओबीसी देना होगा। मोस्टली जगह पुराना वाला भी चल जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम रूल रिवाइज होते रहता है, मे भी स्ट्रिक्टली आपसे करंट का मांगा जा सकता है। बट फॉर्म अप्लाई करने में आपके पास कोई 1-2 साल पुराना भी है तो वो भी दे सकते हैं। मीन्स पहले लोग दिए हुए हैं, बट कोशिश करिए कि आप अगर करंट बन जाए तो आप करंट वाला प्रोड्यूस करें। हालांकि जितना कम टाइम दिया गया उतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है बनवाना, क्योंकि इतना फास्ट बनता नहीं है ओबीसी वगैरह सर्टिफिकेट, तो आप पुराना वाला यूज कर सकते हैं। बाकी आप ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी जो भी जिस कैटेगरी के अंदर है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। और जो भी इमेज है उसको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में करना होगा। और बाकी कंडीशन ये ध्यान रखना है कि आपका फोटोग्राफ का साइज एंड सिग्नेचर का साइज इतना के अंदर होना चाहिए। और भी सब दिया गया है, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हर एक कंप्यूटर में पेंट होता है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में पेंट खोलेंगे, मैं एक यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक फोटो ले लिया हूँ। अब इस फोटो को मुझे रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन देख रहे होंगे, इस टाइप का रिसाइज करके इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे या तो आप रेशियो डाउन कर करके देखेंगे, जैसे 100% है तो इसका मान लीजिए मैंने 40% कर दिया, तो इसको 40% डाउन कर देगा, मतलब इतना छोटा इमेज कर दिया। तो आप ऐसे कर करके देख सकते हैं, या फिर इसी में एक पिक्सल करके है, तो पिक्सल का साइज इंटर करके आप इस फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसमें एक होगा माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, तो उसमें ओपन करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इसमें एडिट पिक्चर पे जाएंगे तो इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप रिसाइज देख रहे होंगे, तो यहाँ पे फिर से आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 40% करना चाहूँ तो 40 इंटर करके ओके कर दूंगा तो ये छोटा सा हो गया। तो यहाँ से भी आप अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं और बहुत ईजी है। मोबाइल से भी आप स्कैन करके और फिर कैम स्कैनर जो भी है वहाँ से फोटो को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप इंटर करके फोटो की साइज को रिसाइज कर सकते हैं। अब हम प्रोग्रेस की बात करेंगे कि हमें कैसे क्या क्या फॉलो करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो किसके बाद कौन सा विंडो आएगा और आपको वहाँ पे कहाँ पे क्या फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। जब आप वेबसाइट पे लैंड करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा विंडो खुलेगा। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा जो जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें सारा स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। यहाँ पे किसके लिए कितना पैसा लगेगा और क्या क्या स्टेप है सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ। फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज कितना होना चाहिए वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पासवर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि जो आप पासवर्ड चूज करेंगे उसमें
किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर यहाँ पे टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। जब वहाँ पे करेंगे तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको पर्सनल डाटा एंटर करना होगा, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोई आइडेंटिटी, इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, जो भी आप आधार, पैन कार्ड जो कुछ यूज करेंगे उसका नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको एक पासवर्ड चूज करना होगा और सिक्योरिटी इंटर करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जो आपने पर्सनल डाटा एंटर किया है वो यहाँ पे दिखाने लगेगा, और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा रिव्यू पेज, मीन्स ये रिव्यू पेज है जो आपने डाटा एंटर किया है वो सारा दिखाएगा। तो आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज शो करने लगेगा, और ऊपर में ऐसा लिखा रहेगा रिव्यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, एंड जो भी यहाँ पे है अगर आपको सही लगता है तो आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इसको एडिट करके फिर से इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया था वो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा, और यहाँ पे क्रॉस चेक करना होगा कि जो आपने मतलब आपको इंश्योर करना होगा तो आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, एक एक आप चेक करते जाएंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, और यहाँ पे आई एग्री करके आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप एडिट करके फिर से उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप एग्री करके यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन का पॉपअप आएगा कि क्या आप सही में सबमिट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ओटीपी लेना चाहते हैं, तो आप यस कर देंगे तो ये आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, एंड आपके पास एक पूरा रिव्यू पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ओटीपी इंटर करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। कभी कभी क्या होता है कि ओटीपी थोड़ा लेट आता है, ठीक है, बहुतों के केस में कभी कभी आधा घंटा तक भी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में ये तुरंतली आ जाता है, तो वो आप देख लेंगे, इसमें थोड़ा घबराना नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ कि अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया और नहीं मिला तो आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। इसके बाद आपके मोबाइल पे कुछ इस टाइप का एसएमएस जाएगा, डियर एप्लीकेंट वी हैव कंप्लीटेड द स्टेप 1 ऑफ एप्लीकेशन। तो ये इस टाइप का जाएगा जहाँ पे आपका रोल नंबर और सब लिखा रहेगा डिटेल्स। अब इसके बाद आपका इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे दिखाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, मीन्स जिसमें एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन सारा भरना होगा। इसके बाद लास्ट स्टेप है फी पेमेंट का। फी पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल होगा ये, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टेटस दिखा रहा होगा कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है नहीं है, ईमेल आईडी वेरीफाइड है नहीं है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद सबसे लास्ट में आपको हो जाएगा कंप्लीट इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आगे बढ़ेंगे तो आपका एक इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, ये सारा इधर दिखाएगा कि कौन कौन सा स्टेप्स है और अभी आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो भरते जाएंगे इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट इनकम्प्लीट यहाँ पे होते जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स आप फिल करना शुरू करेंगे। इसके बाद जो भी है कि आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे रिलेवेंट है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद भी इसको कंफर्म सबमिट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो पूछेगा कंफर्म करने के लिए, तो एस करके आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार है क्या, एस नो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अगर एस होगा तो फिर आपको आधार नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आधार नंबर इंटर कब आ रहा है। अब यहाँ पे आगे पढ़ के बाकी कंफर्मेशन एंड सिक्योरिटी पिन इंटर करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब फिर आएगा यहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज करने की बारी। तो आप यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर चूज करेंगे जो भी जहाँ भी आप देना चाह रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन हर बार देखते रहेंगे कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया तो सारा सही तो है ना, और आपने एडमिशन लिया है एमफिल पीएचडी में नहीं लिया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करना है। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद अपना सिक्योरिटी कोड इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड एक पैनल में दिखाते रहेगा कि अभी आप किस जगह पे हैं, कितना फिल कर लिया है और कितना अभी बाकी है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है, मीन्स जो भी एकेडमिक है, आपने यूजी पीजी कहाँ से किया था, कितना परसेंटेज था, कब पास किया था, तो सारा फिल करके आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछेगा आपको कंफर्म करने के लिए, तो आप एस करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स पूछेगा कि क्या आप ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं, तो ये सारा चीज आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फिर आपको कंफर्म करवाएगा। कंफर्म करने के बाद फिर नेक्स्ट विंडो पे पहुंचेगा डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड पीडब्ल्यूडी, अगर जो भी इसमें अप्लीकेबल होगा, फोटो एंड सिग्नेचर तो सबके लिए है, बाकी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी जिसके लिए एप्लीकेबल होगा वो अपलोड करके फिर ए सिक्योरिटी कैप्चा जो भी होगा इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करना। इसके बाद आएगा आपका फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेज में यहाँ पे रिव्यू पेज आ जाएगा। तो रिव्यू पेज आपको अच्छे से देख लेना है कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही है ना। अगर लगता है कि आपको कुछ मिस्टेक हो गया है तो लेफ्ट पैनल में यहाँ पे वापस जाकर वहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वहीं आपके पास आएगा एक पॉपअप
कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द लेफ्ट मेन्यू बार। तो यहाँ पे जो मेन्यू दिया गया है इसमें जाकर आप फिर से करेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ बाई मिस्टेक्स छूट गया हो या गलत इंटर हो गया हो। इसके बाद ये पूरा ओवरव्यू फोटो सब कुछ यहाँ पे दिखाने लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे टिक करके एग्री करके अगर सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ सही करेक्टली इंटर हो गया है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिशन में भी आपसे कंफर्म करवाएगा। इसके बाद बारी आएगी, यहाँ पे दिखाएगा कि आपने दोनों रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट है आपका फी पेमेंट। फी पेमेंट करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप एक कोई भी चूज कर सकते हैं। ये पेमेंट गेटवे है तो ये नहीं सोचना है कि मेरे पास SBI या ICICI का नहीं है तो मैं कौन सा यूज करूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये जस्ट पेमेंट गेटवे है। तो कोई भी एक पेमेंट गेटवे यूज करके आप प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट हो जाएगा तो आपके पास आएगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज कुछ इस टाइप से शो करने लगेगा। इस पूरा एप्लीकेशन आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे जाके आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा मेंशन है तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेंगे और इसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सब कुछ कलेक्ट करने के बाद आराम से फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। कोई जल्दी नहीं है कि नहीं आपको अभी मतलब जल्दी में भरना है, आराम आराम से फिल करना है, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।